गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से फाइनल स्टेटमेंट सेकंड यानी एडजस्टमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ एडजस्टमेंट इससे पहले की वीडियो में बताई थी, तो आप अगर नहीं देखा है उसको आपने, तो आप वो वीडियो पहले देख लेंगे, देन उसके बाद ये वाली वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट आज है डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन यानी ह्रास। तो ह्रास या डिप्रीशिएशन आपने थ्योरी पढ़ी होगी इसकी कि क्या होता है। डिप्रीशिएशन का मतलब होता है जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है यानी स्थायी संपत्ति होती है, उसको हम जितना जितना समय यूज़ करते रहते हैं यानी उसको प्रयोग करते रहते हैं, समय व्यतीत होने से उसके मूल्य में कमी आती है, और जो वो कमी आती है उसको हम डिप्रीशिएशन या ह्रास कहते हैं। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, और तथा जब एसेट्स में लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो जिस भी संपत्ति पे ह्रास है जितना, उससे हम उसे माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिप्रीशिएशन होता है। और इसकी एंट्री क्या होती है, डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स। कंसर्न एसेट्स का मतलब है जिस भी एसेट्स पे हो, जैसे मान लीजिए फर्नीचर पे अगर आपकी डिप्रीशिएशन है तो डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिया है कि तुलना पत्र में परिसंपत्ति को उसकी लागत से ह्रास की राशि को घटाकर दर्शाया जाएगा। मतलब बैलेंस शीट में उस एसेट से जो कॉस्ट होती है उससे डिप्रीशिएशन माइनस करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पे। तो दूसरी एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स यानी डूबत ऋण। तो डूबत ऋण एक ऐसी राशि होती है जो फर्म में हमारे देनदार होते हैं, यानी जिन्होंने हमसे सामान या कोई माल उधार खरीद रखा है और हमें उनसे पैसा वसूल करना है, और हम कुछ पैसा उनसे वसूल करने में असमर्थ हैं, यानी हमारा पैसा डूब जाता है या हानि हो जाती है, तो इसीलिए हम इसे डूबत ऋण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स, क्योंकि ये डेप्टर्स से ही कम होता है या घटता है, यानी जो हमारे देनदार होते हैं उसकी कमी को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री कहाँ होती है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट में डेप्टर यानी देनदार से घटा कर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नेक्स्ट एंट्री है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। तो ये प्रावधान क्या होता है, यानी आप हमेशा ये देखते हैं कि हर बिज़नेस में उधार ट्रांजैक्शंस होते हैं। उधार का मतलब है हमेशा हमें उधार देना पड़ता है और हमारे और सहयोगियों से उधार लेना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हमारे माल को उधार खरीद कर ले गया है और हमें भविष्य में उससे पैसे लेने हैं, और ये नहीं हो पाता है कि हमें 100% पैसा भविष्य में मिल जाए। ऐसी संभावना होती है कि मार्केट में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो 5-10% पैसा हमारा गबन कर जाएंगे या मार देंगे जिसको कहते हैं, या हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी राशि को हम संदिग्ध ऋण प्रावधान में डालते हैं। ये निश्चित हानि नहीं होती है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसे हम लिखते हैं अपनी हानि के रूप में। ठीक है, तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं, इसे भी हम लाभ हानि खाते के नाम पक्ष यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और बैलेंस शीट में डेप्टर से इसे भी घटा कर ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये भी देनदार की कमी ही होती है। उसके बाद आता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स या देनदारों पर बट्टे का प्रावधान। तो बट्टे का प्रावधान ये होता है कि जो हमारे देनदार होते हैं हम उनसे पैसा जल्द समय में वसूलने के लिए, यानी जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान हमें मिल जाए, इसलिए हम उन्हें कुछ छूट के रूप में लालच देते हैं। यानी आप कह दीजिए कि अगर आप 4 दिन में हमारा पैसा दे देंगे तो हम आपको 2% छूट दे देंगे, या आप अगर 1 महीने के अंदर हमें पेमेंट दे देंगे तो हम आपकी कुल धनराशि में से 2% आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसी स्थितियों को हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स बोलते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो इसे भी हम
जो है इसी तरह लिखते हैं। और ये प्रावधान केवल किस पे बनाया जाता है? अच्छे देनदारों पर बनाया जाता है, बुरे देनदारों पर नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब अच्छे देनदार जो हमें पैसा टाइम से और जल्दी दे देते हैं, हम उनको ही ये डिस्काउंट देते हैं। और ये डिस्काउंट भी हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं और फिर बैलेंस शीट में देनदारों से माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजर्स कमीशन या प्रबंधक का कमीशन। ठीक है, तो कभी कभार व्यापार में प्रबंधक को कंपनी के निवल लाभ से कमीशन दिया जाता है। कमीशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो प्रबंध अच्छे से करे। तो लाभ पर कमीशन की प्रतिशत गणना लाभ के प्रभार के रूप में पहले या बाद में की जाती है। तो अगर पहले की जाती है तो यदि कमीशन 10% की दर से दिया जाता है तो कमीशन की गणना ऐसे होगी। मान लीजिए निवल लाभ 110 रुपये है, तो अगर 110 है और पहले दिया जाता है तो 110 गुणे 10 भागे 100 यानी 11 रुपये कमीशन आएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में दिया है कि लाभ के बाद कमीशन दिया जाता है, तो अगर लाभ के बाद कमीशन दिया जाता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसके बाद रेट ऑफ कमीशन और डिवाइडेड बाई 100 प्लस कमीशन, यानी 110 आपका प्रॉफिट, 10 रुपये रेट, और डिवाइड करेंगे हम 110 से, यानी दोनों को प्लस करके 100 प्लस 10। ठीक है, तो आ जाएगा 10 रुपये। तो इस तरह से ये कमीशन निकालने की दो विधियाँ होती हैं, एक पहले और एक बाद में। ठीक है, यानी बिफोर एंड आफ्टर। तो दोनों के फार्मूले मैंने दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों आप अच्छे से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और इसे भी हम जो है मैनेजर कमीशन की जो एंट्री होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट करके एंट्री दिखाते हैं। और मैनेजर कमीशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, और अगर नेट प्रॉफिट पर कमीशन दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, और इनको डेबिट में दिखाने के बाद इन दोनों कमीशन को, अगर ट्रेडिंग में भी आया है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आया है, तो इन दोनों कमीशन को उसके बाद हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यानी आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री है आपकी, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज यह होता है कि कभी कभी व्यापार का स्वामी यह जानना चाहता है कि पूंजी पर ब्याज लगाने के पश्चात व्यवसाय के द्वारा कितना लाभ अर्जित किया जाता है। ऐसी स्थिति आरंभ कर दी जाती है यदि कोई अतिरिक्त पूंजी वर्ष के दौरान में लगाई जाती है तो उस पूंजी पर उसी दिन से ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, तो ब्याज का जो प्रावधान होता है यानी एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, हालांकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसे भी हम फाइनल अकाउंट में हानि के तरह ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उतना पैसा हमारा हमेशा इन्वेस्ट रहता है, और अगर हम उस पैसे को कहीं विनियोग में लगाते तो उससे फ़ायदा होता। इसलिए जो पूंजी होती है वो बिज़नेस में हमेशा फंसी रहती है, या कह लीजिए वो अटकी रहती है। इसलिए हम जो ये इंटरेस्ट लगाते हैं कैपिटल पे, इसको हम लॉस मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे अंतिम खाते में? इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट में पूंजी में प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी आर्थिक चिट्ठे में पूंजी में प्लस करने के बाद नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तो इस तरह से इसकी एंट्री होती है। तो आज ये सारी एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं आपकी, यानी आज सारी एडजस्टमेंट जो मुख्य होती हैं वो मैंने आज कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनल स्टेटमेंट सेकेंड यानी कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल। तो आप अगली वीडियो का वेट कीजिए और इस थ्योरी को बहुत अच्छे से लिख लीजिए और पढ़ लीजिए, याद भी कर लीजिए, या भविष्य में हमेशा काम आते रहते हैं सभी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई हैं वीडियो के,
तो अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत मुझे मैसेज या कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सबको जोड़ो। ठीक है, गुड बाय।